So, till last class, what we discussed that how India and Russia's relation grown up. ठीक है, हम लोगों ने बेसिक से इसको स्टार्ट किया कि लगभग लगभग इंडिया के इंडिपेंडेंस से 4 महीने पहले इन द ईयर ऑफ 1947 इंडिया और जो रशिया है इन दोनों के फॉर्मल रिलेशंस जो है वो रिलेशन स्टार्ट हो गए बट ये उतने वेल डेवलप्ड नहीं थे दिस रिलेशंस आर काइंड ऑफ नेग्लिजिबल रिलेशन इसमें एक बूस्ट तब मिला जब 1955 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रशिया विजिट या उस समय की यूएसएसआर विजिट पे गए जब ये वहां यूएसएसआर विजिट पे गए तो उसका एक रेसिप्रोकल विजिट हम लोगों ने देखा और वहां के जो प्रीमियर यूएसएसआर के जो प्रीमियर थे वो इंडिया विजिट पे आए और उसके बाद में दोनों में जो एक प्रॉपर रिलेशनशिप है वो क्या होने लगा स्टार्ट होने लगा और ये जो रिलेशनशिप बना इसको हमने एक स्ट्रेटेजिक तौर पे ही क्या किया डेवलप किया जिसके टोटल 5 जो डिफरेंट पिलर्स होते हैं वो 5 पिलर्स हमने सेट किए ठीक है 5 पिलर्स कौन कौन सा था एक था आपका स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फिर था आपका डिफेंस कोऑपरेशन देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और एक और कौन सा था science and technology, cooperation in science and technology. So there are how many cooperation 5 different pillars के साथ हमने हमारा रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश किया चीजें वेल मैनर में चली ठीक है एक बड़े अच्छा सा हमने क्या देखा ग्रो देखा बट इंडिया अकेला नहीं यूएस जो यूएसएसआर है वो भी अपने आप में कई सारे कंसर्न्स या क्राइसिस जो है वो फॉलो कर रहा था या फिर वो झेल रहा था और इसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो वहां की जो आइडेंटिटी है उनका जो आइडियोलॉजी उस आइडियोलॉजी को था यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पे हुआ था ठीक है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जहां पर एक डिक्टोरल गवर्नमेंट जो होता उसका सेटअप यूएसएसआर में हो गया और वो उसी के साथ में आगे बढ़ा लेटर पीरियड में देयर वाज अ प्रीमियर नोन एज गॉर्बेचेव्स ठीक है ये जो गॉर्बेचेव थे इन्होंने क्या किया इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन जो है होता उसका प्रोसेस चालू किया उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा अलग किया उन्होंने जितने भी वहां पर स्टेक होल्डर्स थे उन सबको इजाजत दिया कि आप मल्टी पार्टी रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं और दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन जिसके कारण ये जो यूएसएसआर है इस यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया क्यों क्योंकि जो अलग अलग जितने भी स्टेट होल्डर थे ना सब ने अपनी आइडेंटिटी अपने जो ओपिनियन है उनको फुट फॉरवर्ड करके एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बना ली और एक डिवाइड है ना वो डिवाइड ह्यूमन की आइडियोलॉजी में है हर व्यक्ति को लगता है कि मैं दूसरे से बेस्ट हूं ठीक है अगर पूरे किसी ऑफिस में सबसे बेवकूफ आदमी अगर कोई होता है तो उसका बॉस होता है ठीक है चपरासी से भी पूछोगे ना खड़े होके तो वो भी ये बोल रहा होगा कि यार इनमें अकल नहीं है वरना यूं से यूं कर लेते तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाता सो दैट वाज अ प्यून है ना प्यून के ऊपर आप जिस भी हायरार्की पे जाओगे हर व्यक्ति जो उसके एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय ये सोचता है कि जो एम्प्लॉयर है ना वो बेवकूफ है उसको काम करना नहीं आता ठीक तो ये खाली एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होता ये इंस्टीट्यूशन के अलावा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी यही होता है आप नेताओं में चले जाइए आप पॉलिटिक्स में चले जाइए पॉलिटिक्स में भी व्यक्ति को यही लगता है अंदर खाने जो बीजेपी वाले वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी को कि यार इनमें इतनी अकल नहीं है इसकी वजह ऐसे से ऐसा कर लेते तो शायद 400 नहीं 500 सीटें आ जाती वो 400 का भी रिकॉर्ड क्या कर रहे होते कहीं ना कहीं बैठ के तोड़ रहे होते हैं कि यार यहाँ इन्होंने गलती कर दी अगर ये गलती नहीं होती तो क्या होता ये रिकॉर्ड भी टूट जाता सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज तो ये जो पूरा यूएसएसआर वाला पार्ट होता है यहाँ भी यही हुआ जब एक तो कोलैबोरेशन था इतना बड़ा कोलैबोरेशन ऑन सिंगल आइडियोलॉजी दैट वाज ऑफ द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वो फेल हो गया जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो वहां पे स्टार्ट हुई कौन से वाले एरिया में यूएसएसआर जो है उस यूएसएसआर वाले में और फिर जो ये जो पूरा के पूरा स्टेट था ना ये कोलैप्स हुआ और टोटल 15 अलग अलग देश जो है उसमें से बन के है उसमें जो एक प्रोमिनेंट सक्सेसर स्टेट था जिसका नाम था रशिया तो हम रशियन फेडरेशन जो है उसके साथ इंडिया ने अपने नए जो रिलेशन है वो रिलेशन को स्टार्ट किया और हम एक नए बूस्ट पे आए पॉइंट है जब भी कुछ टूटता है तो उसके इम्प्लीकेशंस हर जगह होंगे ठीक है वो पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है वो देखने को मिलेगा सो रशिया जो है उस समय पूरा की तरह से यूएसएसआर जब टूटा तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो उस क्राइसिस की कंडीशन में चला गया उसी समय इंडिया भी क्या कर रहा था इंडिया भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस क्राइसिस को झेल रहा था तो ये दोनों जगह जो एक स्थिति शुरू हो गई जहां पर एक वो ये जो आपका यूएसएसआर खत्म हुआ 1991 में जहां दोनों स्टेक होल्डर दोनों जो दोस्त हैं दोनों दोस्त दिवालिया होने की कगार पे थे
ना रशिया के पास पैसा था, नहीं किसके पास पैसा बचा था, इंडिया के पास पैसा बचा था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था और हम दोनों एक ऐसी नई एक्सिस पे आ खड़े थे कि हमें हमारे रिलेशंस जो रिलेशंस को रिबिल्ड करना था। और 1991 के बाद में फिर उसको रिबिल्ड करने का जो प्रोसेस है, वो रिबिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब आपका ये कोलैप्स हो गया। अब 1991 के बाद का जो सीन आया, उस समय कोल्ड वॉर खत्म हो गया। सो 1940 से लेकर, उसको मैं 50s कह लूं, मींस रफली 1950 से लेके कहां तक का समय, आपके 1990s तक का जो दौर था, ये पुराने जो पूरे 40 साल थे, इस समय कोल्ड वॉर चला। ये कोल्ड वॉर में झगड़ा हुआ नहीं, पर झगड़ाने की कोशिश बिल्कुल की गई। सारे कपड़े नोचे गए थे, एक दूसरे को नोचा गया कि जैसे तैसे क्या हो जाए, एक दूसरे देश को गिराया जा सके। और दो बड़े ग्रुप बने थे, यूएसए और यूएसएसआर। और इस कोल्ड वॉर में कोई जीत के निकला तो वो कौन था? यूएसए, क्योंकि वो यूएसएसआर पूरा क्या हो गया, पूरा टूट गया। अब 1991 के बाद में रिलेशंस को रिबिल्ड करने की बात थी और हमने उसकी शुरुआत की। अब हमारे साथ ऐसा था, इंडिया और यूएसएसआर दोनों के संदर्भ में देखा जाए तो दोनों के दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, उन क्राइसिस को झेल रहे थे। ठीक है, दोनों के पास जो इकोनॉमिक चैलेंज, सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस, वो झेल रहे थे। अब नॉट सरप्राइजिंगली बोथ लुक टू द वेस्ट फॉर द रिजॉल्विंग देयर इकोनॉमिक डिस्प्यूट। अब दोनों के पास पैसा नहीं है तो दोनों क्या देख रहे थे, हम नॉर्थ भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, किसके पास में पैसा है? वेस्ट के पास में। तो दोनों की नजरें किसकी तरफ थी? वेस्ट। और वेस्ट अपनी कंडीशन पे दोनों क्या कर रहा था, मींस मैनेज कर रहा था। रशिया भी अपने जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं उनको रिस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया भी अपने फॉरेन रिलेशंस जो है उनको रिस्टैब्लिश कर रहा था। एंड दैट वाज द रशिया वाज स्टार्टिंग टू एस्टैब्लिश न्यू फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। और सेम कहानी किसके साथ थी? इंडिया के साथ थी। और एक नया जो व्यू है रशिया के लिए, वो डेवलप हो रहा था। अब जब इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भारत का जो उसमें जो एक इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिला। India had to adjust the shock of having expended precious foreign exchange from the substantial energy import। क्योंकि रशिया से हमारा सारा के सारा सप्लाई बंद हो गया तो हमें महंगा इंपोर्ट मिलने लगा। वो हम लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल था 1990 के दौर में। मोर क्रूशियल, upheavals in Russia's economy badly hit India's defense preparedness with severe disruption affecting the supply of spare parts from Soviet-made military platforms and ammunition। हम हमारा 70 to 80% जो डिमांड है वो रशिया से फुलफिल कर रहे थे। और जैसे ही यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, हमको एक बड़ा झटका लगा हमारी डिफेंस और एनर्जी जो दोनों नीड है, इन दोनों नीड को लेकर। अब स्थिति तो बड़ी 1991 में खराब थी, रिबिल्ड करना था। और उस रिबिल्ड में इंडिया ने अपना जो एक, वो कहता ना कि जब हमारा कोई नहीं था तब रशिया ने हमारी मदद की, वो वाले ओपिनियन या वाली जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग से बाहर नहीं आया। जब मौका मिला इंडिया को भी रिएक्ट करने का तो इंडिया ने फुल सपोर्ट दिया किसको? रशिया को। और वो कैसे दिया? तो हम रशिया का एक बहुत बड़ा लोन जो है वो हमारे पास में था। ठीक है, तो वो लोन जो है, उस लोन के कारण में हमारे पास था। और जो रूबल है, वो रूबल की करेंसी क्या हो चुकी थी, रूबल का जो प्राइस है वो डाउन हो चुका था ड्यू टू द ऑल द थिंग्स। तो हमने पहले क्या किया, हमने जितना भी रशिया का पैसा था वो लुटाया। फायदा हमने हमारा देखा, ठीक है, कि हमको कम लुटाना पड़ा, बट इससे फायदा हुआ किसको? इससे फायदा रशिया को भी हुआ, क्योंकि इमीडिएट उसकी जो फाइनेंशियल क्रंच था, वो क्रंच क्या हो पाया, वो सॉल्व हो पाया। यहां से हमने एक रिबिल्ड जो इंडियन फॉरेन रिलेशन है, उस रिलेशन में देखा। इसके अलावा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, यहाँ पे एक चेंज आया, एटलीस्ट इन टेन्योर ऑफ रशिया डीलिंग विद पाकिस्तान। जब नया रिलेशन डेवलप हुआ तो रशिया क्या करने लगा, रशिया पाकिस्तान के साथ भी हेल्प रिलेशन बनाने लगा। तो दोनों के बीच में एक चैलेंज जो, वो चैलेंज हम लोगों ने देखा। Moscow's under US pressure ragged on a deal to supply New Delhi with a cryogenic engines for its civilian space relation in the post-Cold War period program। अब हमारे पास क्या था, उस समय हम स्पेस में भी काम कर रहे थे, उसी समय हम डिफेंस में काम कर रहे थे, तो साथ ही साथ सिविलियन था। सिविलियन में हमें क्रायोजेनिक इंजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट थी प्लेन्स वगैरह के लिए, और वो सप्लाई हमें कौन कर रहा था? रशिया। बट यूएस ने क्योंकि उस समय हम रशिया, यूएस जो है वो अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, और रशिया को क्या करना पड़ा, अपने जो सप्लाई है वो सप्लाई डिस्टर्ब करने लगे। कभी आप इसरो और डीआरडीओ को पढ़ोगे ना, तो आप समझोगे कि जब जब इंडिया कुछ एडवांस करने लगा, ऑल हम सारे बहुत अच्छे दोस्त थे, रशिया के साथ भी हम अच्छे रिलेशंस को देख रहे हैं, यूएसए के साथ हम अच्छे रिलेशंस देख चुके हैं, बट जब जब ऐसी रिक्वायरमेंट लगी कि अगर वो मिल जाता तो वी विल फ्लाई ऑन, ठीक है, रशिया हो या यूएसए, दोनों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए।
फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ा। अभी आपको जोरावर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हमने एक लाइट बैटरी टैंक बनाया जोरावर। अब इसके लिए हम डिपेंडेंट थे जर्मनी के ऊपर। सबसे हल्का जो टैंक अगर किसी के पास अवेलेबल था वो किसके पास अवेलेबल था, जर्मनी के पास अवेलेबल था। तो हम जर्मनी से उसको प्रोक्योर करना चाहते थे, हमारी डील भी हो चुके थे, परंतु वो काफी अड़ंगे जो है वो जर्मनी बार बार लगा रहा था, सप्लाई को लेके अलग अलग चीजों के लेके क्वेश्चन रेज कर रहा था। रिजल्ट ये रहा, हमें अपनी डिपेंडेंसी हटानी पड़ी और हमें क्या करना पड़ा, एक सेल्फ मेड इंडिजीनियस जो एक टैंक है, बैटल टैंक, वो डेवलप करना पड़ा। और वो हमने डेवलप किया किसके नाम पे, जोरावर के नाम से। तो ये जो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, कई बार बड़ी अच्छी होती है। इंजन को लेके भी यही हुआ, तो कई सारी चीजें उन्होंने देना बंद की, तो फिर हमने इंडिजीनियसली चीजें डेवलप करना स्टार्ट किया। तो कई बार जो ना होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। तो कई कई बार जो लोग आपको सपोर्ट न करे तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक चांस मिलता है जहां आप खुद को रेट्रोस्पेक्ट करके फिर से खुद की कैपेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अच्छा बढ़ा सकते हैं। हर बार अगर लोग मदद करने लग जाएंगे ना तो क्या होगा, आप कभी खुद डेवलप नहीं हो पाएगा। और ये बात हम पेरेंटिंग के तौर पे भी बोलते हैं, जब समझा रहे होते हैं ये बात सिंपल कहते हैं कि अगर किसी को बहुत सपोर्ट है फैमिली का, सारा के सारा काम घर वाले कर देते हैं, उस बंदे का कोई न्याल नहीं हो पाएगा। वो उसका आखिरी में आके क्या होगा, वो अटक जाएगा। वो ममाज बॉय, जिसे आजकल एक नया कैटेगरी दे के रखा है, वो ममाज बॉय की कैटेगरी में चला जाएगा। बट उसका उल्टा है, अगर कोई बंदा है जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, जहां हर बार जो सपोर्ट जिनसे उनको चाहिए वो मना कर रहे हैं, वो बंदा उन चैलेंजेस को फेस करेगा और चैलेंजेस फेस करने के बाद वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग जो है, या बेस्ट मैं कह लूं, वो उस कंपैरेटिवली एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन के निकलेगा। वो सारे चैलेंजेस जो है उन चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की पोजीशन जो है उस पोजीशन पे भी जा पहुंचेगा। The both India and Russia grappled with their multiple challenges. The relations weakened in addition to the economic and defense link, softening lack of money and state support negatively affects cooperation in all other areas, resulting into a significant downgrade of the ties. ठीक है, जो हम दोनों जिस क्राइसिस में पहुंचे वो क्राइसिस इस कंडीशन पे आया कि हम दोनों के जो रिलेशंस है वो रिलेशंस क्या हो गए, वो काफी खराब हो गए या डाउनग्रेड हुए। फिर एक नया प्रोसेस 1993 में स्टार्ट हुआ। एक ट्रीटी हम लोगों ने वापस साइन की, जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1933। इसका अटेम्प्ट क्या था, तो जो ट्रीटी हमने 71 में ट्राई मींस साइन की थी 1970s में, उसके जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फिर से याद दिलाना और फिर से उसको रिवाइव करना। उस रिवाइवल के लिए हमने कौन सा ट्रीटी साइन किया 1993 में, द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसके बाद इंडिया अंडरटुक अ कपल ऑफ स्टेप्स टू द रिस्पोंडेंट एंड इंपोर्टेंट सैंक्शंस ऑन रशियन लीडरशिप एंड एलिट्स, क्योंकि जो भी उस समय रशिया के ऊपर अलग अलग चीजें चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड में भले वॉर, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, पर जो रशियन लीडर्स थे उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू। उनको अलग करके भारत ने रशिया का जो है वो सपोर्ट किया। फर्स्ट वाज इंडियाज डिसीजन टू रीपे फुल ऑफ इट्स डेट टू द सोवियत यूनियन, जो हमने शुरुआत में बात किया था। द सेकेंड वाज द डिसीजन टू पे एडवांस फॉर एन ऑर्डर ऑफ रशियन फाइटर प्लेन्स, जो हम उनसे खरीदने वाले थे उनका पैसा हमने क्या दे दिया, एडवांस में दे दिया। और सारे सपोर्ट एक तरफ और फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरफ। जब भी कुछ चर्चा हो ना, ये कहीं किसी को भी सपोर्ट करने की बात आए तो सारे सपोर्ट क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं कि हम साथ में खड़े हैं, आप भीड़ बना के खड़े हो। और क्या है, जो मनी है वो मनी अपना रोल प्ले करते हैं। और इंडिया ने कौन सा सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। पहला तो अपने सारे लोन पूरे कर दिए, दूसरा फाइटर प्लेन का ऑर्डर देके उसका पेमेंट क्या कर दिया, उसका पेमेंट एडवांस किया। और इसमें इंडिया का क्या फायदा था, हर बार देखो फायदा हर बार होता है, कोई भी डिसीजन कैसे नहीं लिया जाता, बिना फायदे के नहीं लिया जाता। तो ये तो क्या था, इसमें फायदा तो था। फायदा क्या था, जो रूबल है ना, उस रूबल का प्राइस काफी कम था, ठीक है, जो फॉरेक्स में उसका कम है, वो प्राइस काफी कम था। तो हमें ये जो फाइटर जेट थे काफी सस्ते मिल रहे थे, इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, इन कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर प्राइसेस। तो हमने, क्योंकि हमको भी मालूम था आने वाले समय में पैसा क्या करेगा, पैसा बढ़ेगा, तो हमने उसका पेमेंट क्या है, एडवांस में पेमेंट किया। और इसका रिजल्ट फायदा हमको इंडिया को भी मिला। पर इसका फायदा खाली इंडिया को नहीं मिला, इसका फायदा किसे भी मिला, इसका फायदा रशिया जो है उस रशिया ने भी उठाया। एंड अवर जो रिलेशंस है वो फिर से किस में आने की कोशिश में लगे, जो आपका पटरी है उस पटरी पे आने का स्टार्ट हुआ।
देयर वाज द ईयर 1996. ठीक है, द रशियन अप्रोच टूवर्ड्स इंडिया ऑल्सो बिगन टू शिफ्ट व्हेन देयर वाज अ इंडिविजुअल, ठीक है, येवेंगे परमाको, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है जैसा निकल गया मुंह से वही रख लेना, ठीक है, ही बिकेम एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इन 1996. ये जो बंदा था ये क्या बना, वहां का फॉरेन मिनिस्टर बना. कौन से ईयर में, 1996 में. इस बंदे ने एक पॉजिटिव स्टेप्स लिए किसकी तरफ, इंडिया की तरफ. एंड देयर वर द टू की डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. फर्स्ट, resisting imposition of the sanctions on India in aftermath of the 1998 nuclear test, and second, the revival of the agreement despite the objection to the construction two nuclear plants in Kudankulam. हुआ क्या, 1990, अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर वहां के फॉरेन मिनिस्टर बने, इन्होंने भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना शुरू किया. अगले ही 2 सालों में 1998 में भारत ने क्या कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया. और उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में वर्ल्ड ने क्या किया, इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए. तो उन सैंक्शंस को किसने नहीं माना, रशिया ने नहीं माना, पहला. और दूसरा, इन सारे सैंक्शंस होने के बाद भी रशिया ने क्या किया, रशिया ने भारत में अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम पे उसको स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब यहाँ पे जब हम यूएसए रशिया की लीडर जो फ्रेंडशिप है ना, उसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो बात ये निकल के आती है, हम यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, अभी तक भी उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट बाहर निकल के नहीं आया. कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट हमने न्यूक्लियर पावर पे डेवलप नहीं कर पाए. बट रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी 2 प्लांट क्या है, पावर में है, वो पावर बना रहे हैं. उसका कई 2 यूनिट तो क्या हो चुकी है, चालू ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, पूरा के पूरा प्लांट शायद 2027 तक कंप्लीट होने की जो डेडलाइन है वो कुडनकुलम में रखी गई. ठीक है, उसका 5th स्टेज का तो अभी उसका जो सामान है, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर आई थिंक 5 to 6 days बिफोर उसका जो 5th जो इंजन है उसका सामान है वो इंडिया की तरफ इंपोर्ट भी हो गया. सो क्या हुआ ना, एक है कि हम मदद करेंगे, हम साथ में हैं, और दूसरा साथ में है वो आ ही गया है, वो सब छोड़ छाड़ के आपकी मदद करना शुरू कर चुका है. तो यूएसएसआर और रशिया में यही, सॉरी, रशिया और यूएसए में यही अंतर है. यूएसए आपके साथ हो चुका है और सॉरी रशिया आपके साथ हो चुका है और यूएसए आपके साथ होने की बातें कर रहा है. क्या ऐसे से ऐसा हो जाएगा तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, खुशी खुशी जीवन बिताएंगे. पर ऐसा वो ना, सारी कंडीशंस जो है वो कंडीशंस क्या नहीं हो पा रही, सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही कई अलग अलग कारणों से. सो दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1996. इस अप्रोच के बाद इंडिया का जो बिलीफ है वो भी बढ़ा. देन देयर इज अ न्यू ईयर, ठीक है, दैट वाज 2000 में वहां पर व्लादिमीर पुतिन जो अभी वर्तमान में वहां के प्रीमियर है, प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट बने. और उसी समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज, कहते ना कई बार जब भी लीडरशिप की चर्चा आती है ना दोस्त, तो आपका विजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है. एंड अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ द सेम काइंड. और इन सब में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया ना तो वो आरएसएस ने प्ले किया. ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए अगर आप भले इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को माने न माने, या आपका पर्सनल मोटिव हो सकता है या उसका अपना आइडियोलॉजी हो सकता है, बट एक संगठन आरएसएस आपको एज ए इंडिविजुअल इतना हाई पहुंचा देता है कि वहां से आप कोई डाउनफॉल नहीं देख सकते. आपके लिए हर पोजीशन क्या होगी, हाई होगी. क्यों? क्योंकि आपको सब सिखाता है. सब क्या सिखाता है? तो सबसे पहले ये सिखाता है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन. ठीक, सबसे जरूरी. अभी भी अगर आरएसएस का कहीं पे कोई कैंप वगैरह लगता है तो वहां खाना आप अलग नहीं ले जा सकते. आपका खाना आता है और वो आता भी कहां से, घर घर मांग मांग के आता है. ठीक, अगर जिस भी लोकेलिटी, जिस बस्ती बोलते हैं यहाँ पे, जो आरएसएस की जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में किसी एरिया को क्या कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है. वो शहर उज्जैन को भी बस्ती मानता है. ठीक है, तो जो बस्ती होता है उस बस्ती में अलग अलग घर पे जाके बोल दिया जाता है कि भैया 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाइएगा, और वहां से 2-2 रोटी इकट्ठी करके क्या की जाती है, उन सेवकों को शुरुआत में खिलाई जाती है. ये कुछ नहीं है, ये अगर इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो तो ये वही है जो आज से 500-700 साल पहले गुरु नानक करके गए, जिन्होंने गुरुदा लंगर की शुरुआत की. ठीक है, डिस्प्यूट कहां से आया, डिस्प्यूट थाली से ही तो आया. मेरी थाली में क्या है, आपकी थाली में क्या है, वो जो अंतर आया, आप मेरी थाली तक मत आइए, मैं आपकी थाली तक ना हो, उससे क्या हो गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया. सोसाइटी में ग्रेड्स बन गए, सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस, वर्णास जिन्हें हम बोलते हैं वो बन गए, जाति बन गई, कास्ट बन गई. इन्होंने वो खत्म किया. जब इन्होंने खत्म किया ना तो क्या हुआ, एक तो पहले आप माइंड से क्या होते हो, ये जो लोकल डिलेमास होते हैं इनसे आप खत्म हो जाते हो, और इनका फोकस होता है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को पढ़ना. और उससे अच्छा तो कोई टेक्स्ट अभी तक बना नहीं है जहां सारा ज्ञान
आइडियोलॉजिकली भी, फिलोसॉफिकली भी, और हर तरह से क्या अवेलेबल होता है जो आपके ओवरऑल ग्रोथ पे बड़ा फोकस करता है। हम जो मोदी को भी देखते हैं उनका विजन काफी क्लियर है, रीजन द आरएसएस। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का विजन बहुत क्लियर था, द रीजन आरएसएस। क्यों? क्योंकि वो एक क्लियर कट एक आइडियोलॉजिकल आपके दिमाग में जो है वो ड्राफ्ट करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में आपके प्राइम मिनिस्टर थे। वाजपेयी इंडिया के रिलेशंस को एक्सपांड करना चाहते थे। व्लादिमीर पुतिन टुक ओवर किए थे। व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को क्या करना चाहते थे, रिगेन करना चाहते थे, और इसके साथ में एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। अब जब हम इस तरह से बात करते हैं या फिर एज ए स्टूडेंट आप अपने मन में कभी भी बात करते हो, तो हम हर बार लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, हम हर बार दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि यार ये हमसे बात नहीं कर रहा है तो इसको हटा ही दो, संभव हो पाए तो इसको क्लास से बाहर कर दो, इसके साथ तो बैठना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। हम उस स्थिति में होते हैं, हम एक बार अगर झगड़े पे आ जाए, एक बार हमारा मनमुटाव कहीं हो जाए, तो हम उसे क्या करना चाहते हैं, हम उसे पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहते हैं। और ये बात आपको भी लगी होगी कि यार रशिया यूएसए साथ जब तक आप में से अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ी हो तब तक की बात, अगर आपको लगता है तो हम सोचते हैं कि यार क्या नहीं होना चाहिए, यूएसए हमारा साथ नहीं दिया, बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, बीच बीच में हटाओ ना यूएसए को, खत्म कर दो। चाइना बार बार हमें दिक्कत देता है तो क्या करो, हटाओ इस चाइना को, चाइना का कोई सामान हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, बैन चाइना। ठीक, पाकिस्तान है ही क्यों नक्शे पे इतना सब कुछ करने की बाद में, दिस इज अवर आइडियोलॉजी है ना, यही आइडियोलॉजी है ना, कोई इसके अलावा सारी यही। पाकिस्तान क्यों है, मालदीव बहा दो, जब इतना ही बोल रहा है और इतना बड़ा है तो बहा दो ना उसको, अरब सागर में कहीं ना कहीं ढूंढते रहेंगे बाद में, ठीक है, स्केल्टन्स वगैरह, उसको पे कब्जा उब्जा कर लो। तो हमारा आइडियोलॉजी बड़ा अलग चलता है। अच्छा, आइडियोलॉजी सिंपल सा है। 1971 वॉर के बारे में जब बात होती है कि यार हमने शिमला समझौता किया और उस समय हमारे पास लाहौर तक टेरिटरी लेने का मौका था, ठीक है, तो ले लेनी थी। अभी भी हमारे दिमाग में क्या है, हाँ ले लेनी थी। हम अभी भी नहीं सोच पाते कि नहीं लेनी थी, वो अलग गलत है, वो गलत है। हम आइडियोलॉजिकली अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए कि हम सोच पाए या हम उसमें क्लैरिटी ला पाए कि किसी और का टेरिटरी नहीं लेना चाहिए। एक पर्टिकुलर डिवाइड हो गया ना तो वो हो गया। मौका मिला था इंदिरा गांधी को कि वो जब आए थे, भुट्टो आए थे, साइन हुआ था, उन्होंने कहा था कि छोड़ दें हमारी जमीन, मना कर देनी चाहिए। दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी वी हैव। और ये कब तक रहेगी, जब तक हमें ओवरऑल एक मैच्योरिटी जो चीज चाहिए होती है ना, समझ रहे, इस मैच्योरिटी को तुम तुम्हारे क्वेश्चन पे मत लाना, एक सिंपल एक मैच्योरिटी जो हमें चाहिए होती है किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तब तक हमारी सोच यही है, अभी भी हम यही मानते हैं गांधी गलत है, ठीक है, अभी अभी तुम लोग बड़े क्लास पढ़ने के बाद वाले हो, बट एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि गांधी गलत है। हम नहीं समझा पा रहे कि गांधी क्या है, बट पॉइंट है ना, लोगों का दिमाग में एक आइडियोलॉजी बन चुका है। उनमें से 90% का मानना है गांधी चाहते तो भगत सिंह बच जाते। तो कोशिश तो की थी उन्होंने, उसमें इरविन वाले पैक्ट में उन्होंने बोला था कि इसको स्विच कर दो, कुछ ना कुछ कर दो, डिमांड रखो, मानी गई क्या, नहीं, बट लोगों ने पढ़ी नहीं तो जिसने जो बोल दी वो वाली बात क्या है, लेके चल दिए। और हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या एक भीड़ तंत्र है, ठीक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते। चलो 2002 में फिर नया वहां इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन जो है एज प्रेसिडेंट बने, along with India embarking on a policy of multi-alignment lead to the expansion of India-Russia relation that in the decade, पूरा decade हमारे लिए अच्छा रहा। During the period, New Delhi signed a strategic partnership not only with Russia but also with United States and the EU. That was my point. Under the rule of Vajpayee. उनका सीधा था, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर हमारा दुश्मन यूएसए भी नहीं है, और हमारा दुश्मन जो यूरोप है ना वो भी नहीं है। वी आर वर्क विथ ऑल। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड है। आपका जो चांस है ना, आप माए बाप बनना चाहते हो ना, आप विश्व गुरु बनना चाहते हो, जब आप विश्व गुरु बनना चाहते हो तो आपको ये जो लोकल डिफरेंसेस है वो क्या करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। अभी हुआ ना जब बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट, वो जो टेरिटरी था उन कॉलोनीज को लेके था, जिसमें कुछ हिस्सा बांग्लादेश का हमारे साइड और हमारा कुछ हिस्सा बांग्लादेश के साइड था, ठीक है, हमारी ज्यादा टेरिटरी बांग्लादेश में थी, उनकी कम कॉलोनीज जो है वो हमारे इसमें थी। हमने टेरिटरी स्विप किया और हमने कम ले लिया और उनको क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम बांग्लादेश को एज ए अलाय रखना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं ना, तो उनमें से जितने थोड़े बहुत अच्छे उनसे तो व्यवहार बना ले। हमने इनके साथ ये किया। अच्छा, भूटान में क्या है, भूटान के पास पैसा कम है, फिर भूटान की 80 से 90% जो डिमांड है वो कौन कहां से इंपोर्ट करता है, इंडिया से।
ठीक है, तो वो इंडिया से भूटान का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरेटिव एक्सपोर्ट। तो ये जो ट्रेड डिफिसिट है ना भूटान और इंडिया का, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिया तो सर्वाइव सुपर ईयर है, तो इंडिया को कोई लॉजिक दिक्कत नहीं है। इंडिया इसका सॉल्यूशन क्या देता है भूटान को जाके, ये काम करो, आप हिली स्टेट हो, ठीक, आपके यहाँ पावर जनरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, हम आते हैं आपके यहाँ पावर प्लांट लगाते हैं हमारे पैसे से, आप उसी पावर प्लांट से हमें बिजली बेच देना। ठीक है, आप हमें बिजली बेचोगे तो आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, इंडिया की तरफ बढ़ेगा और ये जो ट्रेड डेफिसिट ये कम हो जाएगा। सो वी आर ऑफरिंग इट टू भूटान। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमसे छोटा है वो हमारे से दब के ही क्या हो जाए, पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिसी इज। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और ईयू तीनों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो प्लान किया, वो पैक्ट जो है वो साइन किया। President Putin stated that India was a key priority partner for Russia and emphasized that, irrespective of the trajectory of Moscow's relation with other countries, including these in Asia, then it would never be alternative to the relation with India's and prejudices them. सिंपल सा अवलामदीर का भी यही कहना था कि इंडिया उनका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एशिया में किस देश के साथ उनके कैसे संबंध चलेंगे, इस बात से कभी ये डिपेंड नहीं होगा कि इंडिया के रिलेशन जो है वो कैसे होंगे। सो 91 से पहले या 2000 से पहले, ठीक है, हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशन थे। 91 से 2000 का जो दौर रहा वो दौर हमारा एक ब्लैंक रहा, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वी ट्राइड बट दोनों के पास पैसा नहीं था, तो हम दोनों सपने ही देख रहे थे, तो उसमें पढ़ने के लिए इतना कुछ ज्यादा है नहीं। 2000 के बाद चीजें बदली और एक नया रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ। उसको हम देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं इंडिया यूएसए रिलेशन दोज ऑफ इंडिया यूएसएसआर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 5 पिलर्स। ठीक है, तो हमें को क्या पढ़ना है, इंडिया रशिया वर्सेस इंडिया यूएसएसआर। ठीक है, जो 5 पिलर्स हमने सेट किए थे उन पे, तो उनको कंपैरेटिवली अगर पढ़ा जाएगा तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि पहले हम ज्यादा अच्छे थे कि बाद में हम ज्यादा अच्छे बने। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये आरएसएस वाली आइडियोलॉजी समझ गए आपने, कैसे वो हेल्प कर रही है प्राइम मिनिस्टर को? कैसे हेल्प करे, वेरी गुड पॉइंट। और किसी के दिमाग में डाउट है? देखो क्या होता है, लीडरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विजन। ठीक है, अब विजन कैसा, अभी मैंने आप लोगों से बात किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आप लोगों का सोच क्या कहता है, पाकिस्तान खत्म कर दो। अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट अटैक हो रहा है। क्या हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या चाइना के साथ हमें संबंध रखने चाहिए? तो नहीं रखने चाहिए। एक सिंपल सा है, कुछ जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया वो मानेंगे कि हाँ रखने चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनका कहना है चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यूएसए के साथ नहीं, क्योंकि यूएसए ने कई बार धोखा दिया, इसलिए बिल्कुल खत्म कर दो यूएसए को। यूएसएसआर के साथ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यूएसएसआर हमारा पुराना मित्र है। कभी भी आइडियोलॉजी संकीर्ण नहीं हो सकती, नेरो नहीं हो सकती। आपको एक्सपांशन तब मिलेगा जब आप चीजों को पढ़ोगे। हम कहते हैं ना कि अगर आपको माइंड से थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए, आप गीता पढ़िए। क्यों? क्योंकि गीता आपके दिमाग में क्या आइडियोलॉजी देगी, एक कर्म के आधारित आपका दिमाग को बनाएगी कि हाँ माना जाता है सब कुछ प्री डिसाइडेड है, बट फिर भी कुछ प्रिवेल करेगा। तो क्या प्रिवेल करेंगे? द कर्मा विल प्रिवेल। ठीक है, ये गीता कहते हैं। तो आखिरी में व्यक्ति गीता पढ़ने के बाद क्या करेगा, काम पे फोकस करना शुरू कर देगा, और काम पे फोकस करेगा तो सक्सेस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गीता को पढ़ा हो। गीता में क्या लिखा है, गीता में इस चीज पे एम्फसाइज किया गया। जो आरएसएस का आइडियोलॉजी है वो वसुधैव कुटुंबकम या फिर जो पूरा के पूरा एंशिएंट टेक्स्ट है उनको लेकर है। भारत का जितना भी एंशिएंट लिटरेचर है वो लिटरेचर कभी भी स्वयं की बात नहीं करता, वो हमेशा किन की बात करता है, वो राष्ट्र की बात करता है। वो राष्ट्र के साथ साथ पूरे के पूरे विश्व जो है उसकी बात करता है। उनका अभी भी मोटिव विश्व कल्याण का है। तो जब भी निर्णय लेने की बात आती है कि कोरोना वैक्सीन है, भैया वैक्सीन क्या है, हमारा देश मर रहा है, तो पहले वैक्सीन किसको मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। बट आपके दिमाग में उस समय बात आती है कि नहीं, हम अकेले ही सरवाइव नहीं कर सकते, हमें दूसरों की भी मदद करनी पड़ेगी। जहां तक सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो हम इंडिया वैक्सीन अवेलेबल करवाने के साथ साथ वर्ल्ड को भी वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी, जो लीड, ये कौन डिसाइड किया, नीचे वाले नहीं, ये कौन डिसाइड किया, नेता जो मेन लीडर है उसके दिमाग में बात है। तो उसने क्या सोचा, उसने बोला कि नहीं भैया, हमारे अभी
पर्सनल आवश्यकताएं मान लेते हैं, पर हम पढ़ के क्या है कि अगर एक रोटी उसमें से एक टुकड़ा तो दूसरे को दे सकते हैं, तो हमने वो देना स्टार्ट किया. This is where this kind of ideology helps. I'm not promoting it only RSS ideology is this kind of this. मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि हमने दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर अभी तक इस पूरे लास्ट टू इस सेंचुरी में देखे हैं, जो हम 21st सेंचुरी में है. उसमें से एक व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आते हैं जिसका नाम है आरएसएस. ठीक. आरएसएस के अलावा और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आप इतनी बड़ी थिंकिंग या आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, आप डॉक्टरेट उसमें हासिल कर सकते हो, परंतु इन दोनों में ये कॉम्बाइन है. और इन दोनों को मदद कहां से मिली, इसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इन दोनों के एकेडमिक एक्सेलेंस इतना कहीं भी नहीं है. ना अटल जी के पास में कोई एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत ज्यादा था कि वो किसी हार्वर्ड या प्रिंसटन से पढ़ के आए थे, नहीं कि इनके पास एकेडमिक एक्सेलेंस अवेलेबल है मोदी जी के पास. इनके ऊपर तो दिक्कत और भी चल ही रही है. ठीक है, इन पे तो 2-3 केस इनके ऊपर सवाल उठाने वालों पे चल रहा है, तो इनकी डिग्री अभी भी डाउट में बेचारे. बट एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं है, बट आइडियोलॉजिकल एक्सेलेंस उस पर आप सवाल शायद नहीं उठा सकते. तो ये जो पूरा के पूरा पॉइंट कहां से आया, तो उसमें रोल किसका रहा, आरएसएस का रहा है. पॉइंट क्लियर है. ठीक, बढ़े आगे चले. सो व्हेन वी डिस्कस इंडिया यूएसएसआर वर्सेस इंडिया रशिया रिलेशनशिप, सो पहला जो हमारा पिलर था द 5 पिलर्स में से, वो पहला पिलर क्या था, वो था आपका पॉलिटिकल रिलेशनशिप का. ठीक. सो जो पॉलिटिकल या जिसको पॉलिटिकल के तौर पे आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के नाम से जाने, तो वो भी आप यहां पे रख सकते हो. सो रिटर्न टू द अर्लियर लेवल थ्रू द एनुअल समिट्स, रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स इन वर्किंग ग्रुप्स एंड जॉइंट कंसल्टेशन. हम अलग अलग ग्रुप्स में साथ में हुए, हमने ब्रिक्स बनाया, यही वो दौर था, और हमने ब्रिक्स पे भी बाद में लेटर काम करना शुरू किया. अभी हम ब्रिक्स पार्लियामेंट के बारे में भी सजेशंस ले रहे हैं. ठीक. डिस्पाइट द रिड्यूस सैलियंस पॉलिटिकल टाइज, सम एलिमेंट हैव नॉट चेंज. ठीक है, कुछ चीजें हमारी बदली, बट बेसिक जो नेचर था वो कभी भी नहीं बदला. रशिया और दोनों एक बड़े. Russia has remained committed to its support for India's multilateral forums, especially to the United Nations Security Council on the issue related to Kashmir. ठीक है, इंडिया में इतने रिलेशन डाउन होने के बाद भी रशिया पूरा उस पर सपोर्टिव रहा. Just as Russia's veto was valuable prior to the collapse of Soviet Union, Moscow's support has been useful after as well. तो हर फ्रंट पे रशिया मॉस्को ने क्या किया, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जहां में रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फॉलो किया. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखें, यूएसए का क्या स्टैंड है सर जम्मू कश्मीर इशू को लेके, वो किस सपोर्ट करता है? अभी वो इंडिया के इंडिया का जो स्टैंड उसको सपोर्ट करता है बाय सेइंग इट इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, दे शुड रिजॉल्व बाय देम ओनली. तो अभी यूएसए का स्टैंड वही है. तो वो सपोर्ट ले रहा है किसी की साइड या फिर जैसे नहीं, पहले पाकिस्तान की तरफ ले रहा था जब तक पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे थे. ठीक है, अब वो इंडिया की तरफ ले रहा है. अब किसकी तरफ ले रहा है, अब वो इंडिया की तरफ ले रहा है. ठीक है, अब वो शांत रहने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करता. वो ह्यूमन थोड़ा थोड़ा बीच में कहते ना, वो छोड़ता रहता है सबकी थोड़ी थोड़ी सी कि कभी टेररिज्म के बारे में बात कर लेगा, कभी सिविल राइट के बारे में बात कर लेगा, हमको डराता रहता है. अच्छा, यूएसए अब भी डराता है, ये बात ध्यान रखो. अभी मैं रिसेंटली गैर सिटी के एक्सप्लेन पे स्टेटमेंट में भी यही बता रहा हूं. हम यूएसए के कितने भी अच्छे दोस्त हैं, पर यूएसए आपको बार बार याद दिलाता है कि हमारी नहीं सुनी तो दिक्कत होगी. क्यों, यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां दिक्कत हो जाएगी, हम ये दे देंगे. तो तुम खुद को इतने कंफर्ट जोन में मत लाओ. ठीक है, जो तुम्हें मिल रहा है वो परमानेंट नहीं है, तो वो यूएसए करता है. यूएसएसआर ऐसा नहीं कर रहा था. अच्छा, ये जो सारी बातें हमने की कि स्ट्रेटेजिकली यूएसएसआर ने या सॉरी रशिया ने इंडिया को काफी सपोर्ट किया, उसके एग्जांपल समझना तो समझना. When the status of Jammu and Kashmir was constitutionally amended in 2019, Moscow declared it as equal position that India's internal matter. In its statement said the parties involved with not allowed a new aggravation of the situation in the region as a result of that decision. ठीक, सिंपल सा कहना था भैया, इंटरनल मैटर है और इसके कारण जो भी पार्टीज है वो अपना मैटर देख रहा है, तो हमको किसी और वर्ल्ड प्लेयर को उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द बिगेस्ट वन. सेकेंड, अगर बात की जाए, बोथ इंडिया एंड रशिया आर एडवोकेट ऑफ द मल्टीप्लेयर वर्ल्ड. बोथ हैव कोऑपरेटेड थ्रू द मल्टीपल फोरम्स लाइक ब्रिक्स, आरआईसी. फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, शक्तिमान.
सवाल पूछा गया था RIC पे, रशिया इंडिया कोऑपरेशन, ठीक है, जो शिखर सम्मेलन कहते हैं, SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20, ठीक है, एंड कोलैबोरेट ऑन द इशू ऑफ म्यूचुअल कंसर्न. Russia supports India's bid for United Nations permanent seat and inclusion of India in various various non-proliferation regimes, ठीक है, स्पेशली इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. ठीक है, इंडिया किसके मीन्स रशिया किसको भी सपोर्ट करता है कि इंडिया किसका भी हिस्सा होना चाहिए, NSG का हिस्सा होना चाहिए, डिस्पाइट नॉन साइनिंग CBT एंड NPT. दोनों को साइन नहीं करने के बाद भी इंडिया क्या होना चाहिए, NSG का हिस्सा होना चाहिए. It also played an important role in the diffusing tension between India and China during the Doklam crisis in 2017 and the Galwan crisis in 2020. दोनों समय रशिया ने एक डिप्लोमेटिक अपनी तरफ से जो कोशिश है, क्योंकि चाइना जो है वो रशिया का अच्छा दोस्त है, इंडिया भी रशिया का अच्छा दोस्त है, तो उस समय उसने कोशिश जो है पॉलिटिकली वो की है. सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ आप ये कह सकते हो दैट इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है ये उतने ही स्ट्रांग है जितने इंडिया और USSR के होते थे. या फिर इंडिया USSR से ज्यादा अच्छे रिलेशन कब है, इंडिया और रशिया के इन लास्ट डिकेड में रहे हैं. पॉइंट क्लियर है? कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, हाँ वो एक CBNT होता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. मैं सब आप और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाओगे या नहीं करेंगे, नहीं कर पाओगे, नहीं करेंगे. और NPT होता है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, कि आपके पास जितने भी अवेलेबल हैं उनको क्या कर देते हैं, फूंक देते हैं, जला देते हैं. हमारा कहना फोड़ दो, सारे सबके बढ़ाओ, नहीं अपनी ही फोड़ लेते ना अपन, पाकिस्तान पे फोड़ दो, थोड़े बहुत चाइना पे फोड़ दो, तो फिर ऐसे तो फिर उनके पास भी है, फिर वो भी फोड़ दे, फिर हम सब मिलके एक नए विश्व की संरचना रचेंगे. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक नया विश्व बनाएंगे जहां सब शांति होगा. ये वैसे ही है ना, आप नए नोटबुक लेके आए, ठीक है, नया नोटबुक लेके आए, पहले पेज पे आपने क्या लिखना शुरू किया, बहुत अच्छी तरह से नाम लिखना शुरू किया और वो नहीं लिख पाए, फाड़ा, एक फाड़ा, फिर दूसरे पे लिखा, फिर हमने देखा कि ये जो फाड़ा तो जो पीछे वाला था वो हिलबुल डुल रहा है, तो फिर हमने उसको भी निकाला. तो ऐसे करके हिस्सा गायब हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से सफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है ये सब खत्म हो जाएगा, तो एक नए विश्व जो बनेगा वो एक अच्छा विश्व बनेगा. डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स विद डिस्ट्रक्शन, ठीक है, देयर इज विदाउट डिस्ट्रक्शन देयर इज नो डेवलपमेंट. ये बेसिक सा एस्पेक्ट है. देयर इज नथिंग काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, ये सब चोचले हैं. ठीक, चोचले कैसे, जैसे आजकल चलता है ना ऑर्गेनिक, है ना, आजकल चलता है ऑर्गेनिक. क्या खा लोगे तुम ऑर्गेनिक, अच्छा फूड ऑर्गेनिक ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं भैया, फूड ऑर्गेनिक ले लिया. ऑर्गेनिक फूड उज्जैन में भी आजकल सप्लाई हो रहा है. कहाँ का पानी से, तो खान नदी का जो पानी आ रहा है उससे ऑर्गेनिक फूड बन रहा है. नाले के पानी से आप ऑर्गेनिक फूड बना रहे हो, चलो मान लिया ऑर्गेनिक फूड बना भी लिया, ठीक है, तो जो फोडर आप उस गाय को में वो जो उसमें यूज, आपने बोला कि गोबर की खाद यूज कर लो, तो वो गोबर जो फोडर आपने काउस वगैरह को खिला रहे हो वो कहाँ का ऑर्गेनिक है, ठीक है. और चलो मान लेते हैं ऑर्गेनिक आपने खा लिया, तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्यों, आप उतने इम्यून हो ही नहीं पाओगे समाज के हिसाब से. फिर आप जब बाहर जाओगे तो एयर खुद के लिए नहीं लेके आओगे, हवा तो वही पॉल्यूटेड है ना, ठीक है, वहां बचोगे, वहां कैसे बचो, चलो वहां मान लिया तो मास्क वास्क पहन के घूम लिए, तो फिर ये जो दवाइयां वगैरह जमाने की चीजें आ रही है इनका क्या होगा. सो एवरीथिंग इज करप्टेड. तो अब ऑर्गेनिक खाली चोचला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. हम एक जगह बच जाते हैं. अभी मैं आज लाइक वी पीपल इन द एज ऑफ द डाई, ठीक है, कलर बाल करवाना ही है कलर, तो भैया गए तो सामने वाला बोलता है कि यार अमोनिया फ्री एंड अमोनिया, ठीक है, आप कलर कौन सा यूज कर सकते हो, अमोनिया यूज कर सकते हो, अमोनिया फ्री यूज कर सकते हो. मैं व्हाट विथ अमोनिया, ये बाल को ड्राई रखेगा. मैं व्हाट विथ अमोनिया फ्री, ये नेचुरल रखेगा. मैं देयर इज नथिंग नेचुरल इन द लाइफ, ठीक है. अब यहां अगर मैं बच भी गया अमोनिया फ्री से, तो बाहर ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में क्या रखा है, क्या क्या है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, ठीक है. तो फिर ये क्या नया नया सब चोचला है, ये बताने के लिए कि ये कर लो आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है, आप कभी भी स्वस्थ नहीं रहोगे, आपकी स्थिति वैसी ही होनी है जैसी हो रही है. क्लियर है कहानी? दोस्ती बराबर या अपनों से बड़ों से की जा रही थी.
जो बाकी बचे थे तजाकिस्तान कजाकिस्तान, ठीक है, उनकी खुद की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिनसे हम रिलेशन बनाए। नहीं सर, जैसे चाइना भी था ना, यूएसएसआर में, नहीं 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 मैडम, कहाँ से? आपने बोला था ना कि सोशलिस्ट और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मैडम, ये ना क्या था, बबंडर मत बनाओ, ठीक है, नाश मत करो ज्ञान का, समझो। मैंने बोला था, सही बोला था, आपने अधूरा पकड़ा, ठीक है। अधूरा क्या पकड़ा? हमने ये कहा था कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था तब दो ग्रुप बने थे, एक ग्रुप था यूएसए का और दूसरा ग्रुप था यूएसएसआर का। चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट, दे सपोर्टेड हुम? यूएसएसआर। दे सपोर्टेड यूएसएसआर, दे was not a part of what? USSR. There is a difference between that. ठीक है, तो ये अलग कहानी है, चलिए मिक्स मत कीजिए यार। सेकेंड पॉइंट था इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। इन लेटर पीरियड इट प्रूव टू बी द मोर चैलेंजिंग। रशिया वॉज इंडियाज 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22, जो काफी कम हुआ है, विथ 13 बिलियन ओनली यूएस डॉलर। Trade with China and US was stand with $115 billion and $119 billion. So इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारा यूएसएसआर के साथ जो ट्रेड है, सॉरी रशिया के साथ जो ट्रेड है वो बहुत कम है, तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट है। Although the energy relationship appears stronger, Russia overall investment in India about 14 billion includes the USA's 13 billion, sorry US of 13 billion, है ना। तो ये क्या है, एक मिनट सॉरी, टोटल कितना करता है? तो 14 बिलियन यूएस डॉलर का करता है, जिसमें 13 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एसआर ऑयल है उसके साथ में है। द डील इज द बिगेस्ट आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट फॉर रशिया एंड द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो हमारा ओवरऑल जो ट्रेड है वो काफी कम है, 25th पोजीशन पे दोनों स्टैंड करते हैं, बट फिर भी एनर्जी अगर एक सेक्टर देख लिया जाए तो उनमें रशिया आज भी हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर इस फॉर्म पे आता है। फिर इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, पब्लिक फर्म्स है, उसमें रशिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है रशियन ऑयल एंड वहां की जो कंपनीज है, रशियन ऑयल कंपनीज, नेचुरल गैस कंपनीज, उनके साथ है। इंडिया ऑल्सो एक्वायर्ड 26% स्टेक इन रशियाज वैंकोर ऑयल फील्ड, ठीक। वाइल कंस्ट्रक्टिव ऑयल मींस वहां की जो ऑयल कॉर्पोरेशन जो कंपनी हमारे साथ और वहां की जो कंपनी है उनके साथ मिलकर हमने वैंकोर में क्या किया, 25% स्टेक लिया है। फिर इसके अलावा इन एडिशन रशिया इज इंडियाज ओनली फॉरेन पार्टनर इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। हमने न्यूक्लियर के लिए जापान से भी चर्चा करते हैं हम लोग, फ्रांस से भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहे हैं, यूएसए से भी कर रहे हैं, बट अगर सक्सेसफुल किसी ने पावर जनरेशन किया है न्यूक्लियर तो वो किसने किया है? सिर्फ रशिया ने किया है। तो इकोनॉमिक फॉर्मेट में ओवरऑल ट्रेड में हम 25th पे है, बट यहाँ पे हम दोनों की पोजीशन जो है एनर्जी वाले सेगमेंट में वो काफी क्या है, वो अच्छी है। नेक्स्ट अगर थर्ड पिलर देखा जाए, दैट वाज द इकोनॉमिक, सॉरी चलो इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक हो गया है इन दिस स्लाइड। दिस इज अ डिफेंस पार्टनरशिप। कौन सी पार्टनरशिप है? डिफेंस पार्टनरशिप। थर्ड पिलर क्या था? पहला था आपका स्ट्रेटेजिक, दूसरा था इकोनॉमिक एंड थर्ड इज द डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस पार्टनरशिप रिमेन्ड द cornerstone of India-Russia relations and despite some downturns has emerged as the most significant. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है बट रशिया रिमेन्स द टॉप वन। अकॉर्डिंग टू सेप्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, आपका ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसको लेके मैंने एक बार पहले भी बात की सेप्री को लेके, तो इसका एक फुल फॉर्म क्या होता है वो निकाल के आइएगा। सो सेप्री, रशिया रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट आर्म सप्लायर although its share of Indian defense import decreases from 62% to 45% in 2017 to 22। डिक्रीज हुआ है बट स्टिल रशिया क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। रशिया इज फॉलोड बाय फ्रांस, यूएस एट 29% एंड 11%। सेकेंड फ्रांस आता है 29% पे, फिर यूएसए 11%। तो इस तरह से अभी भी यूएसए सॉरी रशिया जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, डिफेंस पार्टनर है। नहीं, अभी रिसेंट और आधार पे जाएंगे तो फ्रांस से हमारा अभी रिसेंट डील हुआ है, बट ये जो पुराना जो डेटा हम अभी वो ऑफिशियल डेटा जो है लिस्टेड नहीं हुए हैं, आईआर की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है वहां तक आके।
तो अभी इन्हीं पे काम करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या है दे रखा है। बाकी चीजें सारी अपन जो होता है ना एक आखिरी एक मिसलिनियस वाला पार्ट जहां पे चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट द थर्ड इसी डिफेंस पार्टनरशिप में देखिए, रशिया इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू टूक एडवांस एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम विद द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग मशीन गन्स, ठीक है, उसने एक मशीन गन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इंडिया में लगाया है। दो मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन न्यू दिल्ली हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग डिफेंस सेक्टर एंड रिड्यूस इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन मिलिट्री हार्डवेयर्स, ठीक है। तो हम उसमें रशिया हमको क्या कर रहा है, अलॉन्ग विथ हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 75% of the defense capital procurement budget has been embarked for domestic industry in 2023-24 up from 68% from 68% in 2022-23। तो 75 से का 68 से हम कहां पे आए, 75% पे आ गए, और हमारा पूरा के पूरा फोकस किस पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, जिसमें हमें किसकी तरफ से भी हेल्प मिल रहा है, जो रशिया है उस रशिया की तरफ से हमें डिफेंस प्रोडक्शन जो है उस डिफेंस प्रोडक्शन में हेल्प मिल रहा है। इन द कॉस्ट फॉर डाइवर्सिफाइंग इंडिया इज रिड्यूस, अच्छा ये वाला पॉइंट हम देख चुके। देन हम एक और चीज कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेड है उसमें हमने यूएस, इजराइल, फ्रांस, सोवियत कोरिया, इनके साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट के वो बढ़ा रहे हैं। The Russian still offer a competitive edge, ensuring critical technology arrives so that India can meet objective of making defense equipment in India for itself and for export। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट को समझना हो तो ये है कि हम इन सब के साथ compete कर रहे हैं। पहले हम खाली यूएसए के साथ रशिया से देखते थे, अभी हम इन सबको बुलाते हैं, ठीक है, सबसे प्रेजेंटेशन लेते हैं कौन सस्ता देगा, और रशिया उसमें फिर भी एज है क्योंकि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी आगे, रशिया क्या करने में भी आगे, स्पेयर पार्ट्स भी, और इंडिया में बनाना है हम बना लेंगे। हम रशिया के साथ सबसे ज्यादा इंडो रशिया डेवलपमेंट है, ब्रह्मोस हमारा किसके साथ डेवलप हो रहा है, रशिया के साथ, और उसको हम सेल भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी वो क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है। अमेरिका मना कर देता है, हमारे साथ बनाया हम बेचेंगे, तुम थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ रशिया क्या है, हमको एक एज दे रहा है चीजों में। Russia is likely to remain an important partner for a few more decades, given India's purchase of the S-400 air defense missile system, जो पांच आने वाले थे ना, 3 आ चुके हैं, 2 भी आने वाले हैं। तो ये सब शो करता है कि भले कितने ही तख्ती हम दोनों के बीच में आ गई हो, बट स्टिल रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लास्ट जो 2 सेक्टर्स बचते हैं वो 2 सेक्टर आते हैं आपके 4th एंड 5th, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन जो है उसकी चर्चा होती है। ये इस पर्टिकुलर चीजों में अब थोड़ा सा डिक्लाइन हम देखते हैं, ठीक है। द 2 पिलर केम टू अ वर्चुअल स्टैंड स्टिल एंड कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इंडिया विजन शिफ्टिंग टू वेस्टवर्ड। अब हम फिल्में में हॉलीवुड के साथ फिल्म का काम करते हैं, हम रशियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ हमारा काम नहीं चल रहा है, तो जो रशियन वाला जो मार्केट है वो पूरा के पूरा क्या हुआ है, वो डाउन हुआ है। Officially, both sides have made efforts to keep relation alive, but communication has fallen well from the earlier level। जो पहले होता था वो पूरा बदल गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो चीज क्या है, खत्म हो गई है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड सिग्निफिकेंटली, लोगों से जो चीजें है वो भी क्या हुई है, वो भी लगभग क्या है, खत्म हुई है। एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज वो भी क्या आ गया था, वो भी 0 पे आ गया था इन लास्ट डिकेड में, मिड 2010 तक। बाद में फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है अभी भी, क्योंकि हुआ ये है अभी रिसेंटली अगर कुछ डेवलपमेंट देखे जाए तो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ा है, पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट होता है उसके अंदर। पहला क्या हुआ है, पहला ये हुआ है कि इंडिया का गोवा जो है वो एक प्रीमियर डेस्टिनेशन बना है रशियन पीपल के टूरिज्म के लिए। रूबेल सस्ता है तो रशिया घूमना हम लोगों के लिए क्या है, सस्ता है। तो लोग इंडिया से लोग कहां ज्यादा घूमने जा रहे हैं, रशियन रीजन में घूमने जा रहे हैं, तो वो जो चीज है वो पर्टिकुलर एक बढ़ के आई है, तो धीरे धीरे जो रिलेशन है वो वापस से स्ट्रांग हो रहे हैं इन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। सेकेंड, वहां का जो एजुकेशन है उस एरिया में वो सस्ता है। अभी हमने देखा यूक्रेन अगेंस्ट सब जगह पे, ठीक है, एजुकेशन सस्ता है, तो हमारे यहाँ से लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वो चीज भी हम देख रहे हैं। बट देयर इज अ स्लाइट ग्रोथ, बट वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसको हम सिग्निफिकेंट मान लें। Then, so this is of the 4th and 5th pillar of India-Russia relation. So, इंडिया यूएसएसआर और इंडिया रशिया को देखा जाए तो यूएसएसआर के समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे सभी फ्रंट पे, रशिया के समय थोड़ा सा कम हुआ है। डिफेंस अभी भी बड़ा है, ठीक है,
आपका स्ट्रेटेजिक अभी भी बढ़कर है, बट बाकी चीजों पे एक डिक्लाइन हम लोगों ने देखा है। और इस डिक्लाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो थे ना आपके, टोटल 5 पिलर्स थे, ठीक है। पहला था स्ट्रेटेजिक, दूसरा था डिफेंस कोऑपरेशन, थर्ड था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और फोर्थ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ था कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। पहले फिल्में भी साथ में बने, अब हमारे यहाँ फिल्में भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो वैसा कुछ जनरली हम बहुत कम देखते हैं कि रशियन पीपल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर हम रशियन फिल्म मेकर के साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं। तो ये सारा चीज अब गायब हो गया, पहले था, ठीक है। आजकल वेस्ट जो हॉलीवुड है उसके साथ ज्यादा बन रहा है। रीजन है हॉलीवुड डूइंग बेस्ट, आजकल ग्लोबलाइज मार्केट है, तो आजकल आप हमेशा पुराने संबंधों को ताक पे नहीं रख सकते कि ऐसा है तो हम इस पे काम करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल सा एक एस्पेक्ट है कि जो टॉप चल रहा है आप उसके साथ काम करते हैं, और वही चीज हम देख भी रहे हैं। क्लियर है? और कोई डाउट है? नहीं, बढ़े आगे चलिए। नाउ द थिंग्स चेंजेस, और ये सब बदलने के पीछे क्या है, तो इस बदलने के पीछे जो मेजर कंसर्न है वो है न्यू जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स, एंड दैट इज ऑफ व्हाट, यूएस इंडिया, रशिया चाइना, इंडिया रशिया, यूएस रशिया, यूएस चाइना, चाइना इंडिया, चाइना यूएस। देयर आर द 4 नेशन, 4 बिग प्लेयर्स, ठीक है, जिनकी कहीं ना कहीं तो कट्टी बट्टी चली रही है ना। मीन्स पूरी की पूरी स्थिति में देखा जाए तो कहीं भी कहते ना कि एक स्टेबल रिलेशन वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता, ठीक। यूएस चाइना का झगड़ा है, इस कारण से यूएस इंडिया साथ है, समझ में आ रहा है। अब यूएस रशिया का झगड़ा है, इस कारण से रशिया चाइना साथ है, बस। तो समझ ही गए ना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक से फैक्ट्स जो इस मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करें, जो अभी मैं आपको बताया उसको थोड़े जो शब्दों में बयां कर देता हूं, ठीक है, भावनाएं वही हैं। इंडिया रशिया पार्टनरशिप इज इंक्रीजिंगली under stress from the evolving global geopolitical scenario, particularly amidst the growing confrontation between US and China, and US and Russia, and the developing closeness between Russia and China, ठीक है। हमको दिक्कत है चाइना से, ठीक है, और चाइना रशिया के साथ है, तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन। तो हमारा जो बेसिक एक पार्ट है ना, जो हमारा पार्टनरशिप इंडिया रशिया के साथ है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहा है। While relation between India and Russia improved in the early 2000, there was also a resurgence in India-US relation, ठीक। बट तभी रशिया और यूएसए दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों के साथ एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, दो दुश्मनों के साथ हम साथ में बैठ रहे हैं। India's viewed the US as an important partner in development quest, ये बात ध्यान रखिएगा। Why US is important to us? For our development, उसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। And as a source of investment in new technologies, while for Washington, New Delhi was a huge untapped market. Both also saw the relationship as a crucial factor in the balancing China and Indo-Pacific region, although they have started a clear announcing this the only the past few years, ठीक है। बेसिक सा एस्पेक्ट है, समझ में आ गया ना। बढ़े आगे, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेकेंड पॉइंट पूरा समझ में नहीं आया तो समझेगा, आखिरी या पूरा पूरा समझ में नहीं आया तो, while relation between India and Russia improved in early 2000, तो जिस तरह से समझो इसको, शुरुआत में हमने रशिया के साथ रिलेशन को अच्छा बनाया, पर उसी के साथ हमने किसके साथ रिलेशन अच्छे बनाए, यूएसए के साथ भी। अब यूएसए के साथ हमारे संबंध ज्यादा अच्छे क्यों है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, और यूएसए से क्या आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। और दूसरा, यूएसए इंडिया का साथ में आना जरूरी हो गया, क्योंकि चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना से दुश्मनी यूएसए की भी है, चाइना से दुश्मनी इंडिया की भी है, तो हम दोनों साथ साथ में। पहले हम ये बात खुल के नहीं बोलते थे, बट अब ये दोनों देश की बात क्या कर रहे हैं, खुल के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दैट वाज द सेकंड पॉइंट 6। चल धीरे बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, अपने घर की बात है दोस्त। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े, डरे। नेक्स्ट इज चाइनाज इंक्रीजिंग
what it is assertiveness in the neighborhood along with the launch of अच्छा, एक तरफ तो हमारा ये सीन था रशिया के साथ, अब दूसरा चाइना माथे पर बैठ रहा है। चाइना माथे पर कैसे बैठ रहा है? तो चाइना का पहला सीन है, चाइना ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ठीक, वो स्टार्ट कर दिया, BRI। उस कारण से फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो चुका है। वो इंडियन बॉर्डर पे 2014, 17, 20s में अलग अलग एक्शन कर चुका है। जब NSG पर हमारी बीट की बात आई थी तब भी उसने क्या कर लिया, वीटो यूज कर लिया, ठीक है। वो इंटरनेशनल मींस इंटरवेंशन कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, पाकिस्तान, ठीक है। वो कश्मीर वाले मुद्दे को बार बार उठा रहा है, ठीक है। और बाद में हमारे गलवान क्लेश हुआ है। इन सारा जो पर्सपेक्टिव है, इस कारण से हमें क्या हो रहा है, हमें यूएस की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया किसका दोस्त है? चाइना का भी दोस्त है। फिर दिस डेवलपमेंट एक्सेलरेटेड इंडिया यूएस रिलेशंस, पर्टिकुलरली विद द यूएस स्टेटिंग दैट इंडिया इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। रेगुलर political exchange, high level visits have been become a common features for the US India relationship। हम लगातार एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे जो हमारे काम है वो सब चल रहे हैं। सो इसी बीच में हमारे जो डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है यूएसए के साथ में, वो भी बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है, इस कारण से हम यूएसए के साथ क्लोज जा रहे हैं, तो हम रशिया से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस after the Crimean crisis in 2014 and 2022 यूक्रेन क्राइसिस, ठीक। अब इंडिया के ऊपर भी एक क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है कि हम उसके ऊपर क्या करें, एक अलग तरह से हैंडल करें। बट उस बीच में हम रशिया हमको मदद कर रहा है, हम रशिया को मदद कर रहे हैं, और हम यूएसए के साथ में अलग अलग क्या कर रहे हैं, जो रिलेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं। बाकी जनरली हम पहले देख चुके हैं। सो इन सब चीजों में एक नेक्सस बन गया है, और हम एक नए मैट्रिक्स में ऐसे फंसे हैं कि अगर इसका हाथ पकड़ो तो ये छूट रहा है, इसका पकड़ो तो ये छूट रहा है, और दोनों का पकड़ना जरूरी है, क्योंकि एक माथे पे चाइना बैठा हुआ है। तो ये एक नया एक्सिस या मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब सारी चीजें तो हमारे डेवलपमेंटल फेज में था, और एक विश्व को ये लगने लगा कि इन दिस न्यू मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, न्यू मैट्रिक्स ऑफ रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, इसमें रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो लगभग खत्म होने वाले हैं। अब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो अपने जो मैक 29 जो है वो किसको सेल करने के लिए एग्री हो रहा था, पाकिस्तान को सेल करने के लिए एग्री हो रहा था। तो अभी रशिया और पाकिस्तान क्लोज आ रहे थे, फिर इंडिया ने इंटरवीन किया, बहुत सारी चीजें हुई। तो हुआ ये कि वर्ल्ड ये मानने लग गया कि किसके रिलेशन खत्म होंगे मोदी रिजिम में, रशिया और इंडिया के रिलेशन खत्म हो जाएंगे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, और ये स्टार्ट होने के बाद में इंडिया की तरफ सबने नजर गड़ा के देखा कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा। अब इंडिया के स्टैंड ने इंडिया रशिया रिलेशंस को फिर से क्या कर दिया, फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला दिया। व्हाई? इंडिया विद द सेम स्टैंड जो क्रीमियन वॉर के समय इंडिया ने लिया था। जब क्रीमियन क्राइसिस 2014 में आया था, तब इंडिया ने साफ बोला था कि ये उनका क्या है, इंटरनल मैटर है, और वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अगर किसी देश को कुछ करना है तो वो कर सकता है, हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाले। सिमिलर उन्होंने जब यूक्रेन वाला क्राइसिस आया तब भी उन्होंने बोला कि वॉर नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने रशिया को इस वॉर के लिए जिम्मेदार है वो नहीं ठहराया। उसका कहना है कि वॉर, इस वाले समाज में वॉर नहीं चलेगा, आपको शांति से बैठना पड़ेगा। बट अभी तक हम रशिया को क्या नहीं किए हैं, कंडेम नहीं किया। अभी रिसेंटली इन द लास्ट इन दिस वीक बिफोर ओनली, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड रशिया, जहां फिर उन्होंने रशिया को साथ में बोला कि वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। बट वो इस वॉर को कंडेम नहीं कर रहे कि तुम गलत हो। मीन्स हम रशिया के साथ हमारी पोजीशन क्या स्ट्रांग है, और ये रशिया के साथ हमारे और स्ट्रांग रिलेशन की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन रशिया इंडिया रिलेशनशिप। इफ एनीवन हैव डाउट कैन आस्क। क्रीमियन क्राइसिस क्या है? तो जैसे आपका यूक्रेन है, वैसे ही एक तरफ यूक्रेन है रशिया के, वैसे यूरोप से सटा हुआ एक छोटा सा जगह है जिसे क्रीमिया कहते हैं। ये क्रीमिया शायद यूक्रेन का हिस्सा है, ठीक है, शायद नहीं, मतलब है ही सही। तो ये यूक्रेन का हिस्सा था, और उस समय वहां पर एक पोल होने वाला था कि यूक्रेन जो है वो क्रीमिया वाले जो मीन्स यूक्रेन जो है वो यूरोप जो है यूरोपियन यूनियन उसके साथ जाना चाहता था।
तब रशिया ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया नहीं, आप यूरोप के साथ नहीं जा सकते। यूक्रेन नहीं मान रहा था। तो जो यूक्रेन पूरा था ना, इस पूरे यूक्रेन में, मान लेते हैं ये यूक्रेन है, इस यूक्रेन में एक हिस्सा जो है वो साल्वो पॉपुलेशन है। साल्वो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, वो ये सोवियत मीन्स जिनकी जो ओरिजिन है वो रशियन ओरिजिन है, मीन्स उनका जैसे मान लेते ना हम बांग्लादेश पाकिस्तान में वो इंडियंस ही है, सब कॉन्टिनेंट से आता है। तो वैसे ही ये सबकी आइडेंटिटी क्रीमिया वाले रीजन की किसकी थी, रशियन, ठीक है। तो वो रशियन सपोर्टिव थे। तो उस समय उन्होंने रशिया को बोल दिया कि क्रीमिया हमारा हिस्सा है, और एक क्राइसिस हुआ, बैटल हुआ, युद्ध हुआ, और क्रीमिया को आर्म्ड स्ट्रगल के साथ किसका हिस्सा बना लिया, रशिया का हिस्सा बना लिया गया। तो ये रशिया था। अब ये क्रीमिया था, ये 2014 में हुआ। अब यूक्रेन है, यूक्रेन का भी सेम सीन है। यूक्रेन के साथ रशिया को दिक्कत नहीं है। यूक्रेन, रशिया का साफ कहना है आप नाटो के साथ मत जाओ, आप हमारे साथ नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम किसके साथ मत जाओ, नाटो के साथ मत जाओ। तुम नाटो के साथ जाओगे तो अमेरिका हमारे दर पे आ जाएगा, और हम सब पे भरोसा कर सकते हैं पर किस पे भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका पे। एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। सॉवरेन भी तो है, वो भी तो कंसीडर करना चाहिए ना, सॉवरेन नेशन है, उसकी डिसीजन खुद ले, वो चीज भी देखो सॉवरेन तो नेपाल भी है, बट नेपाल जब चाइना की तरफ जा रहा है तो दिक्कत इंडिया को हो रही है, नहीं हो रही है। अब इंडिया वैसा नहीं है जैसा चाइना और अमेरिका है, तो हम दूसरी तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं, और कर तो हम भी रहे हैं, ठीक है। कोशिश तो हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अपनी छाप छोड़ने की रहे हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पर कर रहे हैं ना, ठीक है। सपोर्ट तो हम इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, सारी थोड़ी बतानी वीडियो लेक्चर में, है ना, ठीक है। सपोर्ट तो हम नीचे जो उनके जो रिबेलियंस होते हैं जो गोरखपुर के साइड, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अलग अलग मुद्दों पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि रशिया हमारे माथे पे नहीं बैठे। हम भूटान को भी परेशान कर रहे हैं, भूटान भी एक सॉवरन नेशन है, ऑल दो उसने उसका डिफेंस इंडिया को दे रखा है, बट फिर वो स्टेट तो सॉवरन है ना, तो फिर भूटान चाइना के साथ रिलेशन बना सकता है। पर हम बीच में टड़ांग अड़ा रहे हैं ना कि नहीं भाई ये नहीं होएगा, ऐसा होगा तो हम दिक्कत है। फिर मालदीव को भी हम बीच बीच में, श्रीलंका को भी हम टॉर्चर कर रहे हैं। फिर सर इंडिया बोलता है कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फिर वो खुद दूसरों की सॉवरेनिटी को उठा रहा है। देखो भाई डिप्लोमेसी का देखो दो तरह से इंटरनल अफेयर्स में मुद्दा उठाना होता है। एक होता है डिप्लोमेटिक तरीके से, हमारा आपसे झगड़ा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे झगड़ा मोल ले। क्यों भैया, नेपाल अगर चाइना के साथ जाएगा तो इंडिया को दिक्कत होगी नहीं होगी, तो फिर वो झगड़ा, अगर इंडिया को हमको दिक्कत है आपसे, तो फिर आपसे नेपाल से हमारे झगड़े नहीं होंगे, वो भी होंगे बाद में। तो हम झगड़े रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इंटरनल मैटर में क्या नहीं कर रहे, इंटरफेयर नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि कल को हमारे संबंध जो है वो खराब हो, ऐसा हमेशा चलेगा। दैट इज वॉट द डिप्लोमेसी इज, एंड दैट इज वाई वी यूज टू ट्रेन पीपल लाइक एस जयशंकर, अजीत डोवाल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। क्यों, क्योंकि वो जरूरी है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा देश, हर कोई पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, कहां से आ रहे हैं नक्सल पीपल्स को वेपन्स, आ रहे हैं ना बाहर से। कहां से मिल रहा है पाकिस्तान को टेरर फंडिंग, इनडायरेक्टली मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है फिर, जब सभी शांति चाहते हैं विश्व में, इस विश्व में कोई शांति नहीं चाहता। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज, ठीक है। सब शांति की बात जरूर करता है, ठीक है, सबको क्या, सब किसकी बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, पर शांति किसी को नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि शांति अगर आ गई तो मार्केट खत्म हो जाएगा। डिफेंस खत्म होगा, बाकी तो प्रॉस्पर ही रहेगा ना। नहीं, देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई बार दो लोगों का झगड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग आपके साथ बने रहे, ठीक है। एक बड़ा अच्छा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, बट आप पियो, क्योंकि आप पियोगे तो ही तो आप शराब खरीदोगे। आप शराब खरीदोगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, शराब से। टोबैकोज नहीं करना चाहिए क्योंकि कैंसर होता है, ठीक है। तो मत पियो, बट आप पियो, क्योंकि आप पियोगे तब से दो इंडस्ट्री चलेगी, एक तो टोबैको इंडस्ट्री चलेगी, दूसरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलेगी। क्योंकि आप अगर टोबैको नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमें नया तरीका ढूंढना पड़ेगा ना आपको बीमार करने का। आजकल हम आपको ढूंढ लाए हैं ना, हमने नए नए तरीके ढूंढे हैं आपको पर चीजें बेचने के। क्या क्या तरीके ढूंढ लिए, हमने हर छोटी चीज का इलाज निकाल दिया जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लेते हैं सिंपल, किसी को पिंपल्स हो रहा है, ठीक है, नेचुरल है, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएंगे, बट हमने उसका इलाज ढूंढा है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। डैंड्रफ नेचुरल है,
वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो आप उसको थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हो, बाकी तो वो उसका हिस्सा है, वो नेचुरल है। तो डैंड्रफ रहेगा, आप कितना भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लो, आप सब लोग करते हो, कहीं गया डैंड्रफ, ठीक है, थोड़े दिन तक दिखता नहीं है, थोड़े दिन तक आपको लगता है कि वो है नहीं, पर वो तो है। जब आप यूज करना बंद कर दो फिर क्या आ जाएगा, फिर डैंड्रफ आ जाएगा। और डैंड्रफ अगर है उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? बाल अगर सफेद हो गए तो क्या दिक्कत है? और एक इंडस्ट्री चल गई ना काले करने की, फिर एक नई इंडस्ट्री चली है, द मेकअप एंड ऑल, ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्रीज। तो पीस वाले एस्पेक्ट में अगर देखें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ डिफरेंस ही तो दे रहा है ना सर। नहीं दोस्त, खाली डिफेंस नहीं जाएगा। अगर पीस आ गया तो हम यूएसए के साथ क्यों जाएंगे? अच्छा किसी से लड़ने पड़ा खुद ही हाँ नहीं ना, अच्छा कैसे है, फिर ग्रुप कैसे बनेगा? क्यों बनाना ना सर, वही ये तो जैनिज्म है मेरे दोस्त, ये तो आप महावीर की बातें कर रहे हैं, पर महावीर चले गए, ठीक है, महावीर चले गए, गौतम बुद्ध चले गए, ये जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल कंडीशन क्या है? जीरो। पर ऐसा है क्या? तो फिजिक्स में भी जीरो नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। ऐसा कि एक छोटा परिवार भी नहीं चल सकता शांति के साथ में। उठा ले तो एक कोई परिवार बता दे जो शांति से 20-30 साल से चल रहा है, कोई नहीं चलता। उसमें भी दिक्कतें हैं, सबको मालूम है कि हम गलत है, सबको मालूम है कि हाँ ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस है, उसका नेचर वैसा है, सब कुछ पता है, पर फिर भी परिवार टूट रहे हैं ना। शांति से परिवार चल पा रहा है क्या? नहीं। तो शांति खाली बात करने में अच्छे लगते हैं, बाकी जगहों पे पीस विल नॉट देयर। क्यों? क्योंकि सिंपल है, अगर हम लड़ेंगे नहीं, आप लड़ोगे नहीं, तो थाने चलेंगे क्या? तो लड़ना जरूरी है ना, फाइट जरूरी है। आप लड़ोगे नहीं तो क्या फिर ब्रिक्स की आवश्यकता है? अगर वर्ल्ड में चैलेंजेस नहीं होंगे तो क्या ब्रिक्स बनेगा? नहीं बनेगा। फिर क्वाड बनेगा? नहीं बनेगा। जब कुछ नहीं बनेगा तो फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे? तो ऐसे खाली व्यापार थोड़ी चलता मेरे दोस्त, ठीक है। डिस्प्यूट विल बी देयर, ठीक है, देयर विल बी नो पीस, है ना। ये सारी चीजें तो हमेशा क्या है, चलती रहेगी। तो एक वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। बड़े आगे पीवाईक्यूज पे चले। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आपको आर्मी की आवश्यकता नहीं होगी, आर्मी की आवश्यकता नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर्मी में एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा तो डिफेंस में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, वेपन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्राइम खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। फिर क्राइम खत्म होगी तो पुलिस वालों की आवश्यकता नहीं बचेगी, तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। सोसाइटी बसी ही तो क्राइम पर है, सारा स्ट्रक्चर चल। अगर मान लो क्राइम खत्म हो गया तो एडवोकेट सारे खत्म हो जाएंगे, सारे कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या भाई? सर ऐसे तो फिर रशिया यूक्रेन में सर हमको रशिया को गर्लफ्रेंड बोल देना चाहिए, तो हम नहीं। रशिया से लड़ेंगे। नहीं, हमें लड़ना नहीं है ना, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमें रशिया से इंपोर्ट करना है मेरे दोस्त। समझ गया कहानी, स्थिति बड़ी खराब है। व्हाट द पीएक्यू इज, स्थिति ये है कि सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इसी तरह से होता है। ये जितना भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं समाज का, ये क्यों हो पाया? क्योंकि समाज बना आवश्यकताओं से, वरना आप वैदिक कल्चर या वैदिक कल्चर से पहले चले जाओ, बड़े सेमी नोमैडिक पीपल थे। फिर आवश्यकताएं बढ़ने लगी, समाज बढ़ने लगा, समाज बढ़ने लगा, आज हमें इसी स्थिति पे चला है, ठीक है। सारा है ना, क्या जरूरत है सारे मैं फिर कल्चर पे मुझे ऐसा मानना है कि हर समस्या का समाधान और उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास में है। आप खाली उसे उदाहरण के तौर पर उठा लीजिए। आप किसको खाली उसको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, सारे के सारे की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हम क्यों चाहते हैं ये हो? क्योंकि हमें मार्केट बनाना है। मार्केट बनाना रिक्वायर्ड है। क्या है मार्केट बनाना? रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। वरना बेसिक है ना, मत करो ना। क्या जरूरत है स्विगी की, क्या जरूरत है जोमेटो की, क्या जरूरत है किसी और चीज की? थिंक विल प्रिवेल, सब घर का खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। खा रहा है कोई हेल्दी खाना? ठीक है, बासी खाना खा रहे हैं ना हम लोग, रेस्टोरेंट से ला के बड़ा चाव से खा रहे हैं। पार्टी करने जाते हैं हम लोग किसी बड़े होटल्स में, वो क्या खा के आते हैं? बासी। ठीक है, एक तो नया सीन है, उनके यहाँ तवा रोटी मिलती नहीं है, खिलाएंगे या तो तंदूरी या फिर नान। और वो नान क्या है, अगर उसको उसी समय खा लिया तो ठीक, वरना अगर 10-1 मिनट को इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो फिर तलवार मंगानी पड़ती उस नान को काटने के लिए, है ना। ऐसे ही होता ना, वो बिल्कुल ऐसा
खींच के उसको काट के खाओ, तो क्या सीन है, बट है स्टिल वी आर एंजॉइंग। अच्छा वो कैसा ऑयली खाना खाते हैं वहां रेस्टोरेंट जाके, और वो कब की ग्रेवी होती है। फ्रीज आके कोई सॉल्यूशन थोड़ी दिया, फ्रीज आके समस्या दिया, क्या आप प्रिजर्व कर पा रहे हो, प्रिजर्व कर पा रहे हो तो आप बासी खा रहे हो, बासी खा रहे हो तो आधी समस्या वहीं से हो रही है। तो सारी चीजें जो हैं वो को रिलेटेड है मेरे दोस्त, किसी का कोई माँ बाप नहीं है। ठीक, तो अगला जो है वो ये है कि देर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक आर्म्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज एंड concurrent geopolitical interests are no longer the three pillars of India-Russia relationship in emerging strategic context. Comment: Relations between India and Russia are rooted in the history and mutual trust and mutually beneficial cooperation. Discuss. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।